शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका 8 जुलाई 2022 को निधन हो गया। किसी ने उन्हें गोली मार दी। शिंजो आबे जी के व्यक्तित्व एवं विश्व के लिए उनके योगदान के बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। यह बातें इसलिए भी ज़रूरी है कि आज की तारीख में जापान के सबसे अधिक चर्चित एवं सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। आइए हम देखते हैं उनके जीवन से जुड़े तथ्य और उनके योगदान। इस अंश की कुछ सामग्री हमने टेलीग्राफ के ई संस्करण से लिया है और कुछ विकिपीडिया से लिया है। आइए बात करते हैं। इनका जन्म 21 सितंबर 1954 को हुआ था और 8 जुलाई 2022 इनका निधन हुआ। ये जापान के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। पोस्ट वॉर कहा गया है। पोस्ट वॉर मतलब विश्व युद्ध 2 के बाद से। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 विश्व युद्ध 2 के बाद पैदा होने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इन्होंने जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स JSDF की वकालत की, मतलब उसके बारे में इन्होंने पुरजोर उसका समर्थन किया और इसके लिए आर्टिकल 9 वो जापान का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 9 को इन्होंने दोबारा लिखवाया, उसकी दोबारा व्याख्या की या उसकी दोबारा संरचना की। आर्टिकल 9 में क्या था? इसमें यह कहा गया था कि जापान केवल सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए या आत्मरक्षा के लिए क्या रख सकता है? बैलिस्टिक मिसाइल रख सकता है, न्यूक्लियर वीपन रख सकता है, न्यूक्लियर हथियार रख सकता है, लेकिन ये किसी से लड़ने नहीं जाएगा और किसी वैश्विक युद्ध में शामिल नहीं होगा। इन्होंने 2015 में ये मिलिट्री रिफॉर्म किया, मतलब सेना में सुधार किया, जिस सुधार के बाद से जापान किसी भी एक्सरसाइज, अर्थात एक्सरसाइज चलते रहते हैं एक देश के दूसरे देश से, उसके एक्सरसाइज में शामिल हो सकता है और JSDF को विदेशों में भी तैनात कर सकता है। और हालांकि उनके इस निर्णय पर बहुत बवाल हुआ, लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन वे अडिग रहे और उन्होंने ये नई परंपरा शुरू की। अब जब जापान के संविधान के अनुच्छेद की बात आती है तो ये भी जान लें कि यह जापान का संविधान 3 मई 1947 लागू हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, विश्व युद्ध 2 के बाद। और इसकी खास बात यह थी कि अमेरिका के दबाव में यह संविधान लाया गया था, या इस संविधान पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण था। अब इसमें यह थी, देखिए इस अनुच्छेद में यह बात थी कि आर्म्ड फोर्सेस विद द पोटेंशियल विल नॉट बी माइन, ये मतलब है कि युद्ध के, वैश्विक युद्ध में शामिल होने के लिए, या युद्ध के उद्देश्य से जापान में सशस्त्र सेना बल नहीं रखे जाएंगे। जुलाई 2014 में इसे बदलने की बात हुई और इसमें इन्होंने क्या किया? आर्टिकल 96 जोड़ा, जिसमें ये कहा गया कि ठीक है, अब जापान की सेना बाहर जाएगी। सेल्फ डिफेंस फोर्स ये जो थी, जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स, ये अपने देश के अंदर तो सुरक्षा करेंगे ही, और यदि युद्ध हो जाता है तो युद्ध में लड़ाई के अलावा वे बाहर भी जाएंगे। ऐसा करने की क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी? ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जापान के जो पड़ोसी हैं चीन और नॉर्दर्न कोरिया, चीन और उत्तरी कोरिया, इनसे इनको अधिक खतरा रहता था। चूँकि चीन का तो वैश्विक प्रसार बढ़ ही रहा है, इसके लिए चीन प्रयास कर रही है, तो इन दोनों से सुरक्षा के लिए यह नियम इनको लाना पड़ा। इन्हें भारत में सरकार ने 2021 जनवरी में पद्म विभूषण से नवाजा। शिंजो आबे हिंद प्रशांत के मार्गदर्शक रहे, अर्थात हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है इसमें शांति के लिए प्रयासों के लिए मार्गदर्शन करते रहे हैं। और वे संभवतः पहले वैश्विक नेता थे जिन्होंने चीन के सामने खड़े होकर लोकतंत्रों को, अर्थात लोकतांत्रिक देशों को हिंद और प्रशांत महासागरों में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। अर्थात चीन इस क्षेत्र पर अपना अधिकार बढ़ाने का प्रयास कर रहा था और इसके विरोध में उन्होंने लोगों को एकजुट होने के लिए आग्रह किया, और इसी का फल है क्वाड, QUAD। मैं भी इसके बारे में बताऊंगा। आगे देखते हैं। फिर ये आबे जी ने
ये 2007 में भारतीय संसद को संबोधित किया और यह मुझे लगता है कि ऐतिहासिक भाषण रहा है जिसमें किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने भारत के संसद को संबोधित किया हो। शिंजो आबे जी को द मैन इज़ रेफर्ड एज फादर ऑफ कॉड, फादर ऑफ कॉड कहा जाता है। अब ये कॉड क्या है? कॉड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स, QSD, या फिर इसको कभी कभी कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। ये जो क्वाड है, क्वाड के कौन कौन से सदस्य हैं अगर पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूनाइटेड स्टेट है। और ये क्या है, एक तरह से डायलॉग का मतलब ये जो सदस्य देश हैं इनमें आपस की बातचीत के लिए या फिर सुरक्षा की बातचीत के लिए ये संघ बनाया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिनो आबे जी ने किया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जॉन हावर्ड उस समय थे, इन्होंने सहयोग किया था। और भारत के प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने इसका सहयोग किया था। और US के वाइस प्रेसिडेंट थे डिक चेने, इन लोगों ने मिल करके इस क्वाड के बारे में चर्चा की थी और क्वाड की शुरुआत हुई। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद पैरेलल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी एक की गई, इसको नाम दिया गया एक्सरसाइज मालाबार। ये पहली बार मुझे लगता है ऐसी एक्सरसाइज हुई थी जिसमें जापान ने अपने देश के बाहर जा कर के हिस्सा लिया था। इसमें क्या है, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री अरेंजमेंट वाज वाइडली व्यूज्ड एज ए रिस्पॉन्स टू इंक्रीज चाइनीज। मैंने आपको बताया कि चीन के आर्थिक और मिलिट्री पावर के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए, अर्थात चीन हमेशा से इस प्रयास में रहा है कि अन्य क्षेत्रों में भी वो प्रवेश कर जाए, उसको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई और इसे एशियन नाटो के नाम से भी जाना जाता है। शिंजो आबे जी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी, जियोपॉलिटिकल का मतलब होता है वैश्विक राजनीति के एक महत्वपूर्ण आधारभूत स्तंभ रहे हैं और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा, विशेषकर भारत और प्रशांत हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है इसे चीन से सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है वह अतुलनीय है और आने वाले लोग उसे ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अगले सत्र में मैं कुछ और कड़ियाँ लेकर के आऊँगा। अगर यह कड़ी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अगले सत्र से अच्छे संदेश आपको समय पर मिलते रहें।